सो नेक्स्ट इन कंटिन्यूएशन हमने तीन चीजें पढ़ी थी एनईपी में बच्चों। सबसे पहले इट वाज सो कॉल्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एल स्टूड फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टूड फॉर प्राइवेटाइजेशन, ये दो कर चुके हम लोग। एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन तो काफी अच्छा हुआ कंट्री में, कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि दो तीन सेक्टर्स छोड़ के आज की तारीख में आप डिफेंस को छोड़ दीजिए, आप एटॉमिक एनर्जी को छोड़ दीजिए और रेलवे को छोड़ दीजिए, सब लिबरलाइज्ड है, सब सारा का सारा प्राइवेटाइज भी हो चुका है। और इनडायरेक्टली रेलवेज एंड डिफेंस भी काफी हद तक लिबरलाइज्ड एंड प्राइवेटाइज्ड है। इज दैट क्लियर? तो सिर्फ एटॉमिक एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो स्टिल गवर्नमेंट के हैंड्स में है, और वो शायद हमेशा रहेगा, आप बोल सकते हैं। बट द पुअर पार्ट वॉज फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि भाई हमारी कंट्री से आपकी कंट्री में जो सामान जा रहा है, या आपकी कंट्री जो सामान हमारी कंट्री में आ रहा है, सिर्फ वो, ऐसा नहीं है बच्चों। तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। इट ऑल्सो मीन्स कि हम किसी कंट्री के लिए रॉ मटेरियल के प्रोसेसर बन गए, हम उनको सिर्फ रॉ मटेरियल बना के दे रहे हैं और फिनिश गुड्स उन्हीं क्या बन रहे हैं। तो प्लीज मार्क दिस टू लाइन डेफिनेशन। और इन तीनों के कंपैरिजन में वीकेस्ट पार्ट जो हमारी एनईपी में था दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। और यहाँ पे चाइना का जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम था चिल्ड्रन, वो काफी आगे निकल गया, क्योंकि हमने सिर्फ उन चीजों को बनाना स्टार्ट किया जिनको हम इंपोर्ट किया करते थे, बट कभी एक्सपोर्ट के प्रमोशन की तरफ ध्यान ही नहीं गया हमारा। सो राइट दिस ब्लू इंक डेफिनेशन: process associated with increasing the openness, growing economic interdependence, and deepening economic integration in the world economy. It is not restricted, children, only up to import or export. ये मत समझिएगा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होता है, ऐसा नहीं है। इट इज मच 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 मोर देन दैट। मैनी अ टाइम्स ऐसा भी होता है कि भाई हमारा किसी एक्स कंट्री के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, बट जेड कंट्री के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और एक्स और जेड का भी आपस में अच्छा रिश्ता है। तो एक्स कंट्री से मनी जाएगा जेड कंट्री के पास, और जेड कंट्री से ये कैपिटल हमारे देश में फ्लो करेगा, क्योंकि एक्स का हमारे साथ, दैट इज इंडिया के साथ, ठीक ठाक रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? कोई क्वेरी तो नहीं यहाँ पे? झटपट इसको लिख लें फास्ट। ये कॉम्पोजिशन सब बच्चे लिख लें। should not be confused with only export and import of goods and services or trade relations. Should not be confused with import and export of services or trade relations. तो कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यही समझ लेते हैं। दे अज्यूम कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हम किसी कंट्री से सामान खरीदेंगे और किसी कंट्री को हम सामान बेचेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ग्लोबलाइजेशन इससे कहीं बड़ी चीज है। तो अगर मान लीजिए इंडिया का और चाइना का अच्छा रिश्ता नहीं है, बट चाइना की फैक्ट्रीज इंडिया आना चाहती हैं, तो व्हाट कुड बी डन? वो अमेरिका में जाके एक कंपनी रजिस्टर करा लें और उसके थ्रू इंडिया में एंट्री कर सकते हैं। तो नाउ दैट वुड बी कॉल्ड एज एन इंडियन कंपनी एंड नॉट अ, सॉरी, अमेरिकन कंपनी एंटरिंग इंडिया एंड नॉट अ चाइनीज कंपनी। तो ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन में ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन: द ओपननेस ऑफ इंडिया टू गिव अ रेड कार्पेट वेलकम टू अदर कंट्रीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। आपने जूम का तो नाम सुना ही होगा बच्चों। तो एक्चुअली जो जूम इंडिया में चलता है आजकल, या जब भी चल रहा था, ओरिजिनली ये चाइनीज कंपनी थी बच्चों। बट जब पता लगा कि लोग भाई चाइना के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जूम ने डे वन से अपना रजिस्ट्रेशन जो कराया वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कराया। बट जो जूम का ओनर है वो एक सो कॉल्ड चाइनीज पर्सन ही है। समझ में आ गया? आपने एक वो टिकटॉक ऐप का नाम सुना होगा चलन। क्या इंडिया में टिकटॉक चलता है? कुछ पुराने पुराने वीडियो आते हैं, बात अलग है, बट अब ये ऐप पूरी तरह से बैन हो चुका है। एक कैम स्कैनर करके ऐप आता था पीडीएफ बनाने के लिए, तो ये सारे चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। ये भी एक तरह का एंटी सो कॉल्ड बोल सकते हैं मेजर है इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे हैं। बट कैम स्कैनर वालों ने क्या किया होगा, वो यूएस गए, वहां पे उन्होंने कंपनी रजिस्टर कराई, सारा अपना जाम पैतरा वहीं ले गए,
वहीं पे ऑफिस सेटअप किया और यूएस ऐप के नाम पे इंडिया में गूगल प्ले के थ्रू एंट्री मार ली। तो ऐसा भी लोग करने लग जाते हैं। तो डोंट अज्यूम कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। समझ गए सब लोग बात को? भाई समझ गए सब लोग बात को? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? चलिए चलते हैं आगे चलें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोबलाइजेशन की, व्हाट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। मैं आउटसोर्सिंग का आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। टेक एन एग्जांपल की होली फेस्टिवल आने वाला है चलन, और आपके घर में देयर कुड बी समथिंग कॉल्ड एज गुजिया, और सिर्फ 2 किलो गुजिया, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 पीसेज आर देयर, सिर्फ इतनी ही घर में आती है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा लोग खाने के शौकीन नहीं है। तो क्या 2 किलो गुजिया बनाने के लिए अब मम्मी चले पहले खोया बनाए और फिर ढेर सारा अरेंजमेंट करें? कॉस्टली पड़ेगा। व्हाट कुड बी डन, हम इसको मार्केट से क्या करेंगे चलन, परचेज कर लेंगे। तो आउटसोर्सिंग भी कुछ ऐसा ही होता है। ऐसी चीजें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम बिजनेस की भाषा में बोलते हैं व्हाट चिल्ड्रन, नॉन कोर एक्टिविटी। स्कूल के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना इंपॉर्टेंट है, कोर एक्टिविटी हो गया। समझ में आ गया? एक फैशन डिजाइनिंग हाउस के लिए कपड़े का डिजाइन करना कोर एक्टिविटी है, खुद से करेंगे। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद से करेंगे तो बड़ी महंगी पड़ेंगी, तो हम इसे कहीं बाहर से, नहीं नहीं नहीं, ये शब्द गलत हो जाएगा, हम इसको बाहर से प्रोक्योर कर लेते हैं, सस्ते दाम पे हम परचेज कर लेते हैं। तो मैं अगर नोट्स के लिए खुद फोटो स्टार्ट करूं तो भाई मेरा टाइम जाएगा, और मेरे पास टाइम है नहीं, और कॉस्टिंग मेरी कहीं ज्यादा होगी इन कंपैरिजन विद दैट पर्सन जिसकी जेरोक्स की दुकान है। वो दिन भर में 10,000 कॉपी करेगा, मेरे को तो थोड़ा दिन भर में 10,000 कॉपी करनी है, तो मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो फोटो स्टार्ट मेरे को खुद से करना चाहिए क्लास छोड़ के, या कहीं से करवा लेना चाहिए बच्चों? करवा लेना चाहिए, इजी प्राइस पे हम प्रोक्योर कर लेंगे। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, आउटसोर्सिंग। तो एनीथिंग विच इज, ध्यान से सुनिएगा बच्चों बातें मेरी, आउटसोर्सिंग के पैरामीटर्स, एनीथिंग विच इज एक्टिंग एज अ नॉन कोर एक्टिविटी, खुद आप करेंगे तो जो सो कॉल्ड प्राइस होगी, बेटर टू से कॉस्ट जो होगी, दैट विल बी वेरी 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 हाई, और उसके अलावा इट वुड रिजल्ट इनटू इनएफिशिएंसी। तो इन तीनों बातों को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कहीं से बाहर से इसको ले लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, आउटसोर्सिंग। खोपड़े में बात गई, व्हाट इज आउटसोर्सिंग चिल्ड्रन? तो आउटसोर्सिंग का एग्जाम्पल इंडिया में सबसे पहले अगर हम लें बच्चों, तो ये कॉल सेंटर का हुआ। और कॉल सेंटर इंडिया में क्या काम किया करते थे, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। आई रिपीट चिल्ड्रन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। होता क्या है सर ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन? मान लीजिए कि एक डॉक्टर जॉन है, कौन है बच्चों, डॉक्टर जॉन, और ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं। दिन भर अराउंड 40 पेशेंट्स को ये देखते हैं, और वहां पे जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं बेसिकली, उनको आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप उनको अपना 16 डिजिट का सोशल सिक्योरिटी नंबर दे देंगे, जैसे अपना 12 डिजिट का आधार होता है, और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे और आपकी डिटेल नोट कर लेंगे। हर हफ्ते का हफ्ता डेटा ये गवर्नमेंट डॉक्टर गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, और गवर्नमेंट ने जो भी प्रिस्क्रिप्शन देखा उसके हिसाब से उनको पैसा मिल जाएगा। अब डॉक्टर 40 पेशेंट देखने में इतना बिजी हो गया, क्या उसके पास बच्चों टाइम होगा कि वो डेटा तैयार करे बैठ के? जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी जवाब दे सकते हैं, अगर आम की गुठली मुंह में ना फंसी हो तो। तो जो डॉक्टर दिन भर बिजी है बच्चों, क्या उसके पास इतना टाइम होगा कि गवर्नमेंट के लिए डेटा प्रिपेयर करे? नो सर। नो सर। वेरी गुड, एक्सलेंट। बाकियों के मुंह में गुठली नो। फंसी है, या तो निकल नो ले या सर। तो उगल दे। नहीं होगा। प्लस वहां पे अगर ये पर्सन एक असिस्टेंट रखता है, तो ये और बड़ा चौधरी है। ये कह रहा है मेरे को कम से कम $4,000 एक महीने का दो डॉक्टर साहब, तो मैं तुम्हारा पूरा काम कर दूंगा। अब बच्चों अगर $1 आज के जमाने में लेटेस्ट से 80 रुपीज का है, 4 8 जा 32, 3,20,000 रुपये हो गए। कितना? 3,20,000 रुपये इंडियन करेंसी में। इंडिया में एक्स लिमिटेड करके कंपनी खुली। ये एक बीपीओ थे, बीपीओ मतलब बिजनेसेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग। हम आपके काम को आसान करने के लिए सो कॉल्ड काम कर रहे हैं, और ढेर सारा काम होता है बीपीओ में। चिल्ड्रन, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया कॉल सेंटर का। तो यहाँ पे एक इंसान बैठा है, वो लगा के क्या कहते हैं, ईयरफोन और वगैरह वगैरह टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। यूएस के डॉक्टर साहब वॉइस नोट रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, वॉइस नोट। उन्होंने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया, जब उनकी क्लिनिक में कोई आएगा तो उनके पास एक वॉइस रिकॉर्डर होगा, वो उस बटन दबाएंगे, जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा।
और वो MP3 फाइल या ऑडियो फाइल ओवर द इंटरनेट इंडिया में किसी कॉल सेंटर पे चली आएगी। और यहां पे कॉल सेंटर पे बैठे हुए मिस्टर मोनू 80,000 रुपए तनख्वाह लेंगे हर महीने, और खुशी खुशी वो काम कर देंगे जो यूएस में डॉक्टर साहब का असिस्टेंट कितना पैसा यूएस डॉलर में अर्थात इंडियन करेंसी में मांगा करता था बच्चों। 4,000 यूएस डॉलर, जो इंडियन करेंसी में कितना हो गया, 3,20,000। तो यूएस का डॉक्टर यूएस में 4,000 रुपए में असिस्टेंट रखेगा या इंडिया के कॉल सेंटर को काम दे देगा? इंडिया के कॉल सेंटर को काम दे देगा। तो ये सबसे पहला काम था जो इंडिया में सो कॉल्ड विदेश से आया। अब ऐसा काम सो कॉल्ड अड़ोस पड़ोस के दोस्त देश भी करने लगे हैं, तो थोड़ा सा डिमांड इसका कम हो गया इंडिया में। इतनी बात समझ में आ गई? अगला एग्जाम्पल चिल्ड्रन, केपीओ। ये क्या होता है सर? नॉलेज प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग। मैं इंडिया में बैठ के 1-to-1 कंसल्टिंग दे सकता हूं इन्वेस्टमेंट की लोगों को दूसरे देशों में। तो यूएस में अगर ये कंसल्टिंग आपको चाहिए तो आधे घंटे की कॉल का आपको देना पड़ता है कम से कम $5। कितना बच्चों? $5। अगर डॉलर 80 रुपए का हो गया तो $5 रुपए में कितने हो गए चिल्ड्रन? 400। अगर किसी को 30 डेज की कंसल्टिंग चाहिए तो उसे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? 12,000 रुपए। मैं 5,000 रुपए में इंडियन करेंसी में 30 डेज की कंसल्टिंग देने को तैयार हूं। आधे से भी कम पैसा चार्ज कर रहा हूं, तो मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? केपीओ। इज दैट क्लियर? इसमें हम फॉरेन स्टूडेंट्स को सो कॉल्ड कोचिंग भी दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करा सकते हैं। आपके पापा लॉयर हैं और उनको यूएस की एक फर्म ने हायर कर लिया, क्योंकि यूएस की एक फर्म अगर यूएस के लॉयर को हायर करती है और उससे कहती है कि भाई एक डीड बना दो, लोगों का प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना है, यूएस का लॉयर कह रहा है नो प्रॉब्लम, आई विल टेक $1,000। हाउ मच चिल्ड्रन? $1,000। हिंदुस्तानी करेंसी में कितना रुपया हो गया? 80,000। आपके पापा कह रहे हैं अरे इतना ज्यादा पैसा, आप मेरे को 25,000 रुपए दीजिए, मैं डीड बना के इंडिया से ईमेल कर देता हूं, यूएसए में स्टैम्प पेपर पे उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। बट इंडियन लॉयर्स यूएस में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड तभी होते हैं जब वो वहां पे जाके स्पेसिफिक एग्जाम्स देते हैं, क्योंकि हमारा लीगल स्ट्रक्चर उनके लीगल स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैं डॉक्टर की बात करता हूं तो लंदन में प्लेब का एग्जाम देना पड़ता है। किसका? प्लेब। आई डोंट नो द कंप्लीट मीनिंग, मेरी दीदी ने दिया हुआ इसलिए मेरे को पता था। तो उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी हिंदुस्तान से, बट क्योंकि प्रैक्टिस ब्रिटेन में यूके में करनी है तो वहां पे अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप सीए हैं इंडिया में, बट यूएस के अकाउंटेंसी नॉर्म्स, टैक्सेशन नॉर्म्स आर डिफरेंट, तो वहां जाके वो एडिशनल एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं। जैसे आप एमबीए करने अगर जाना चाहते हैं यूके, तो आपको बच्चों एक टॉफल का एग्जाम देना पड़ेगा। किसका? टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। यूएस जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। किसका? सैट। अगर आप सो कॉल्ड एमबीए करना चाहते हैं यूएसए से तो एग्जाम देना पड़ेगा जीमैट। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं इंडिया में तो एग्जाम है आईटीजेई का। यूएस में करना चाहते हैं इंजीनियरिंग तो जीआरई है। तो उनका एग्जाम देके पता लग जाता है कि आप उनके लेवल पे सो कॉल्ड कोइंसाइड सिंक्रोनाइज बराबरी पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं। तो आपके पापा ने 25,000 रुपए में डीड तो बना के भेज दी। अब वहां पे सिर्फ एक लॉयर को साइन करना है बच्चों। क्या करना है? साइन। लॉयर कह रहा है $5 दे दो, मैं साइन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो एक बार वो रीडिंग करेगा और साइन कर देगा $5। तो हमारा $1,000 दैट इज 80,000 रुपए का काम कितने रुपए में हो गया चिल्ड्रन? 25,400 रुपए में। इसीलिए उन देशों के लोग इंडियन से बहुत खिसियाते हैं कि ये यहां पे आकर सस्ते में काम कर देते हैं, हमारी दुकानदारी को चौपट कर रहे हैं। और खुश वही हिंदुस्तानी होते हैं जो कमाते तो डॉलर में है और खर्चा रुपए में करते हैं। तो अगर आपके पापा भी यूएस चले जाएं तो वो भी बच्चों $1,000 से नीचे पे डीड बना के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां अगर आपकी कमाई डॉलर में है तो खर्चा भी डॉलर में है। तो एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट तभी नजर आता है जब कमाई डॉलर में हो और खर्चा रुपया में हो। मेरे काफी रिश्तेदार यूएस में रहते हैं, दूसरे देशों में भी रहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ आपके घर में नौकर है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ इतनी मिट्टी नहीं होती है। असलियत बताऊं, औकात ही नहीं है नौकर रखने की। $5,000 अगर कमा भी रहे हैं मान लीजिए इंडियन करेंसी में, आप $5,000 को बच्चों मल्टीप्लाई करिए जरा 80 से, 40 लाख रुपए महीना आता है। अगर वो झाड़ू पोछे बर्तन वाली रख लेंगे ना तो कम से कम $2,000 तो उनका नौकरी ले जाएगा। बचेगा कितना? 3,000। तो पता लगा नहीं, $5,000 40 लाख नहीं होना चाहिए, जस्ट सर 4 लाख होगा वो हाँ तो। 4 लाख, सॉरी 4 लाख होगा।
और $2,000 तो नौकर चपरासी ले जाएंगे। पता लगा 4 लाख कमाए, 1,60,000 तो नौकर ले गया। तो इसीलिए इंडियन लोग वहां से पैसा कमाते हैं, वाइफ ले जाते हैं साथ में, वो घर का काम पूरा देख लेती है, वो ऑफिस में पैसे कमाते हैं हस्बैंड, और फिर 5-10 साल बाद कमा के हिंदुस्तान लौट आते हैं। या अगर वहां हैं भी, तो वहां कौन देखने जा रहा है कि आप झाड़ू खुद लगा रहे हैं कि पोछा खुद लगा रहे हैं। और यहाँ पे तो भैया अगर झाड़ू पोछे वाली आपके घर में नहीं है, तो मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, हालत इनकी ठीक चल नहीं रही, कुछ गरीब लग रहे हैं लोग। समझ में आ गया? मैंने बताया था ना, सोशल रेसिज्म इंडियंस ने खुद ही क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आपके यहाँ 4 नौकर काम कर रहे हैं, तो आप मोहल्ले में बड़े रईस माने जा रहे हैं। अगर आप खुद काम कर रहे हैं फिटनेस के पर्पस के लिए, तो बड़े गरीब माने जा रहे हैं। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो बीपीओ का मतलब समझ में आया बच्चों? तो बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के लिए, केपीओ, एलपीओ, ये सारे के सारे काम बीपीओ के अंदर होते हैं। यूएस में माइक्रोसॉफ्ट सरफेस पीसी नाम से अपना लैपटॉप बेच रहे हैं, एप्पल वाले मैकबुक बेच रहे हैं। अब उसमें सपोर्ट की जरूरत है, भाई इंटरनेट नहीं काम कर रहा, भाई एंटीवायरस अपलोड नहीं हो रहा, भाई विंडोज उड़ गया रीइंस्टॉल करना है। तो पता है क्या है कहानी बच्चों, कुछ चीजों के लिए तो आपको यूएस में ही जाना पड़ेगा, बट अगर आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना और समझ में नहीं आ रहा, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इंडिया की एक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज के साथ टाइप किया हुआ है कि भाई हमारे लोग वहां पे आपको कॉल करेंगे, आप यहां पे उनको फोन पे बताइएगा कैसे इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो दे आर हैविंग कस्टमर्स इन यूएस, बट उनके प्रॉब्लम सॉल्वर्स कहां पे बैठे हुए हैं, इंडिया में। और वो इसी लैंग्वेज में बात करते हैं कि लगेगा कि मिस्टर मोनू इज ऑल्सो एन अमेरिकन। इज दैट क्लियर? तो लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर कोई अमेरिकन बात करे मोनू से और फील हो जाएगी मोनू इज एन इंडियन, वो तुरंत फोन काट देगा और वहां पे एक्स पे या ट्विटर पे डाल देगा कि कंपनी हमको चीप कंट्री से सर्विस देती है। इसलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस बिजनेस में। बातें समझ में आ गई बच्चों? खोपड़े में बात गई? तो रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, मैंने आपको बता दिया। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया एंड चिल्ड्रेन, पूरी दुनिया में जितने ज्यादा इंग्लिश स्पीकर्स आपको हिंदुस्तान में नजर आएंगे, इतने कहीं और है ही नहीं। तो जिस जमाने में 98 99 में बच्चों ये बीपीओ का बिजनेस इंडिया में बड़ा पनपा, आप विश्वास नहीं मानेंगे, लोगों ने टेलीकॉलर की तरह नौकरी ज्वाइन की, 5 से 6 साल के अंदर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इतनी इस सेक्टर में लोगों की रिक्वायरमेंट थी। जिसको भी 3-4 साल का एक्सपीरियंस हुआ सीनियर मैनेजर बन गया, 6-7-8 साल का एक्सपीरियंस हुआ भाई सीनियर मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट बन गए, और नीचे और लोग भरते जा रहे हैं हम लोग। खोपड़े में बात गई? आज इंडिया में भी बहुत काम होता है। तो कॉल सेंटर 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक होते हैं इनबाउंड और एक होते हैं आउटबाउंड। इनबाउंड वो होते हैं जो इंडिया में ही हैं और सर्विसेज इंडियन कंपनीज को ही दे रहे हैं। जैसे आपका एयरटेल का इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप कंप्लेन करते हो ना, तो क्या सुनील भारती मित्तल जी सीधे आपका फोन उठाते हैं? नो, एयरटेल वालों ने ये ठेका, आपका पूरा डेटा एक कॉल सेंटर कंपनी को दिया हुआ है, वो ही आगे ये काम करते हैं। क्योंकि एयरटेल को लग रहा है भैया हम नेटवर्क डेवलपमेंट का काम करेंगे, ये चिंदी चोर वाला काम हमसे नहीं हो पाएगा। तो मेरे को लग रहा है मैं पढ़ाने वाला काम करूंगा, ये फोटोकॉपी का चिंदी चोर वाला काम मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सर्विस मैं अपने पिंटू जी से आउटसोर्स करूंगा, क्योंकि उनकी स्किल फोटोकॉपी में मेरे से कहीं ज्यादा है। और इसी वजह से इंडिया में आईटी सेक्टर बहुत बूम कर गया। ये बातें समझ में आ गई? तो कृपया करके इन वर्ड्स को लिख दे बच्चों, ये एग्जाम्पल्स याद रहेंगे। एग्जाम में अगर कोई 6 नंबर का ऐसे टाइप आंसर लिखना पड़ गया तो। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन, चलते हैं आगे बच्चों, चलते हैं आगे। तो व्हाट वर द पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन? बच्चों पॉलिसी दो थी, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट का प्रमोशन। करने के लिए क्या करना है, हम इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन करने में तो कामयाब हुए, बट एक्सपोर्ट प्रमोशन में ठेंगा हम कुछ कर पाए। क्योंकि हम जिन चीजों के लिए सरकार से परमिशन मांगने जाते थे, घूसखोरी, ब्राइबरी, करप्शन, रेड टेपिज्म इतना ज्यादा था, आदमी कहता था कि भैया नेपाल में फैक्ट्री लगा लो, चल के चाइना में फैक्ट्री लगा लो। हिंदुस्तान में तो स्कूल खोलने के लिए भी इतने मुश्किल से लाइसेंस मिलता है जैसे आपको एटम बम की फैक्ट्री लगानी है कहीं पे। बट गुजरात इस मामले में काफी आगे चला गया। गुजराती स्टोरीज मैंने डिस्कस की हुई आपके साथ। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को। चिल्ड्रन, पीपल रिटन द हेडिंग चिल्ड्रन? चलिए, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, व्हाट चिल्ड्रन? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे जब आपको पढ़ाया था मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, वेंचर कैपिटल एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। याद आया बच्चों?
अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं और बिजनेस में इक्वली टांग अड़ाना चाहते हैं, तो ये पैसा विदेश से आने वाला उस कंपनी में क्या बोला जाता है? वेंचर कैपिटल। पैसा लगाया रिलायंस, टाटा, विप्रो, इंफोसिस, एसबीआई, एचडीएफसी के शेयर्स में, सिर्फ इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाने में इंटरेस्टेड है। भाड़ में गया क्या बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं चलन? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, नहीं तो एमसीक्यू में फंस जाएंगे आप। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, सिंस जनरेशन से 100% तक हमेशा अलाउड नहीं हो सकता। मतलब सर, कोई भी फॉरेन कंपनी सारे शेयर रिलायंस के खरीद डाले तो एक तरह से ओनर ही तो बन गई, एक तरह से ओनर ही तो बन गई। तो ये कभी अलाउ नहीं हुआ, कभी भी अलाउ नहीं हुआ। वेंचर कैपिटल धीरे धीरे, पहले अलाउ हुआ 24% कुछ इंडस्ट्रीज में, फिर अलाउ हुआ 40%, फिर अलाउ हुआ 75%, और फिर अलाउ हो गया 100%। तो ऑटोमोबाइल वॉज अमंग द फर्स्टेस्ट सेक्टर्स यू कैन से चिल्ड्रन, जहां पे कंपनीज को बोला गया आप पूरा पैसा अपने देश से लाके फैक्ट्री लगा लो। और Hyundai पहली कंपनी थी शायद जो मेरी याददाश्त बोल पा रही है, वो पूरा पैसा कोरिया से लेकर आए और इंडिया में कंपनी खोली, Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड, और उन्होंने ज्वाइंट वेंचर नहीं किया। ऑटोमोबाइल में 100% पैसा जो कंपनी में हिंदुस्तान में लगेगा बाहर से लाना अलाउड था, बट इंश्योरेंस, टेलीकॉम, इन सब में अलाउड नहीं था। धीरे धीरे बढ़ाया, पता लगा पहले दिन पूरा पैसा ले आए, दादागिरी करने लग गए और हमारी मान ही नहीं रहे हैं। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब आप शेयर तो खरीदेंगे बट आप बिजनेस में जरा भी नाक नहीं अड़ाएंगे। तो अगर 100% कर दे बच्चों तो ऑटोमेटिकली नाक अड़ा दी ना आपने, ऑटोमेटिकली नाक अड़ा दी। समझ में आ गया? तो यहां पे बच्चों जो हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब यहां पे हम लिमिट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट व्हाट चिल्ड्रन? वेंचर कैपिटल। खोपड़े में बात गई, किसकी बात कर रहे हैं हम? वेंचर कैपिटल। तो इंपॉर्टेंट डेटा मार्क कर लीजिए भाई, 40% सो कॉल्ड कैपिटल इन्वेस्ट करने की परमिशन लगी अगर आप 100 करोड़ रुपए लगाकर इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में रूल वॉज दिस, 74 करोड़ इंडियन पार्टनर लगाएगा, 26 करोड़ विदेश से आप ला सकते हैं। टाटा के साथ एआईजी, आईसीआईसी के साथ प्रूडेंशियल, एचडीएफसी के साथ सो कॉल्ड चोलामंडलम, आईसीआईसीआई के साथ लोम्बार्ड, तो ये जो दूसरे नाम नजर आते हैं, बिरला के साथ सन लाइफ, ये 26% पैसा लगा सकते थे, पूरा नहीं लगा सकते थे बच्चों, अलाउड नहीं था। और इसके बाद इसको 51 से 100 कर दिया गया चलन। देर वर सर्टन प्रायोरिटी सेक्टर्स जिसको 47 इंडस्ट्रीज बोला गया, और यहां पे पूरी 100% एफडीआई लगानी अलाउड थी। और जो बिजनेसेस एक्सपोर्ट में डील करते थे ना बच्चों, उनको पूरा 100% पैसा लगाना अलाउड था। मतलब सर, इंडिया में दुकान खोलिए, यहां पे सामान बनाइए और एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो याद रखिएगा बच्चों, इंडिया में आप बिजनेस करने आए हैं और अगर आप सो कॉल्ड एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट में, आप रॉ मटेरियल बाहर से खरीदिए, यहां फिनिश गुड्स बनाइए और बाहर बेच दीजिए, पूरा पैसा आप अपना लगा सकते हैं। बट अगर आप बाहर से इंडिया आए बिजनेस करने के लिए और आप फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं बट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, इंडिया में ही फिर उनको बेच दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप इंडिया में बिजनेस करने आए, यू आर अ फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल, इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रॉ मटेरियल बाहर से खरीदा और इंडिया में ही प्रोसेस करके गुड्स बनाए, यू विल फॉल इन दिस कैटेगरी। समझ में आ गया? पूरा 100% तो अलाउ नहीं किया, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने कम अलाउ किया था, 26 भी था, 74 भी था, बढ़ता गया। अगर आप इंडिया में बाहर से आए, रॉ मटेरियल लेकर आए, गुड्स बना के सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप 100% पैसा अपना लगा सकते हैं। तो बाहर से रॉ मटेरियल खरीद के इंडिया में सामान बेचेंगे, अप टिल 100 था, टोटल 100 नहीं था। ओके। और अलग अलग इंडस्ट्रीज पे अलग अलग था, किसी को 24% का इन्वेस्टमेंट अलाउड था, किसी को 40, किसी को 75, कुछ कुछ को 100। बट अगर रॉ मटेरियल खरीद के सिर्फ एक्सपोर्ट ही करेंगे तो आपको 100% अलाउड। समझ गए बात को? समझ गए बच्चों बात को? चले आगे, कॉपी फर्स्ट पॉइंट, चलन फर्स्ट पॉइंट कॉपी कर लिया सबने? चलिए,
शैल आई प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन? चलो चलते हैं आगे। आज की तारीख में तो आप मेजोरिटी प्रैक्टिकली जितना चाहे उतना पैसा ले जाके रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर दो चिल्ड्रन। ये जरूर याद रखिएगा बच्चों, फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये कानून खत्म हो गया और नया वाला आ गया व्हाट, फेमा। तो पुराने जमाने में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही रुपी को कन्वर्ट कर सकते थे डॉलर में चल रहे हैं, लिमिट्स वर इम्पोज्ड। अब ऐसा कुछ भी नहीं था 91 के बाद से। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए सो कॉल्ड आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर को। इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आपको पे करना है, लिमिट वाज रिमूव्ड। और अगर परिवार के फैमिली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए कोई भी पैसा विदेश से आदमी हिंदुस्तान भेजता था, कितनी भी लिमिट तक भेज सकता है। गवर्नमेंट के लिए तो भाई अच्छा ही है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आ रहा है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? और इसी जमाने में ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया से विदेश नौकरी करने जाया करते थे बच्चों, और गवर्नमेंट भी उनका वीजा इजिली सैंक्शन करती थी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था जाएगा तो एटलीस्ट डॉलर लेके आएगा। खोपड़े में बात गई, यहां पे लिखा भी हुआ है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी हैज बीन अलाउड, गुड्स खरीदने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, और पारिवारिक खर्चों को कवर अप करने के लिए। कॉपी कर ले फास्ट, किसी का फर्स्ट पॉइंट छूटा तो नहीं है भाई? चलो, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, इसका क्या मतलब है? हम जिस भी कंट्री के साथ बिजनेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते थे, इट वॉज नॉट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन चिल्ड्रन, इट वॉज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड ओपन कंपटीशन इज एनकरेज्ड। वही बात हो गई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जितना सस्ते में बेच पाएगा वो इंडिया में सामान आ जाएगा। इंडिया जितने सस्ते में बेच पाएगा जिस कंट्री को, हम उसको बेचने निकल जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने मेजोरिटी सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे बेसिकली। सेकंड पॉइंट हैव बीन कॉपीड बाय ऑल चिल्ड्रन। चलिए, सो कुछ स्पेसिफिक गुड्स, अगेन चिल्ड्रन स्पेसिफिक गुड्स में आपके वेपन्स, देयर आफ्टर कच्चा तेल, डिफेंस इक्विपमेंट, इन सबको छोड़ के आप मैक्सिमम चीजों का फ्री ट्रेड कर सकते थे। बी क्विक चिल्ड्रन। चलिए, काफी चीजों पे भाइयों भाइयों और बहनों, टैरिफ जो था, टैरिफ मतलब टैक्स, इसको कम कर दिया गया ताकि इंडिया में हम उन चीजों को इंपोर्ट कर पाए। बट वो कौन सी चीजें थी, ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन। दे वर बेसिकली मशीनरी आइटम्स। व्हाट? मशीनरी। फिनिश गुड्स पे ऐसा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि अगर उस पर ड्यूटी कम कर देते तो इंडिया में कोई फैक्ट्री कभी लगती ही नहीं। इवन चिल्ड्रन आप विश्वास करेंगे, 250% तक की ड्यूटी हुआ करती थी कार के इंपोर्ट पे। किस पे? कार के इंपोर्ट पे। और आज भी नेपाल जैसी कंट्री में चल रहे हैं, फॉर्चूनर गाड़ी का नाम आपने सुना होगा। जिस जमाने में इंडिया में वो 35 लाख की थी, नेपाल में गाड़ी लगभग 2 करोड़ रुपए की बिका करती थी। मारुति 800 इंडिया में 2 लाख की थी, वहां पे 7 लाख रुपए की बिकती थी। 250 से 300% तक की इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि नेपाल के पास कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। तो जो भी लोग गाड़ियां इंडिया से खरीदते हैं, नेपाल की गवर्नमेंट इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए लेती है क्योंकि ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ट्रैफिक बढ़ेगा तो जो उनका फ्लोरा एंड फौना है, जो उनका टूरिज्म है, वो पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगा। तो एटलीस्ट इतना पैसा टैक्स से आ जाए कि हम इन चीजों को संवारने में, रख रखाव करने में खर्च इजिली कर पाए। गॉट इट? मेनी अ टाइम्स क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शंस थे, कितनी क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शंस आज भी हैं, फिनिश गुड्स पे चल रहे हैं। बट मशीनरी जैसी चीजों पे इन रेस्ट्रिक्शंस को 2001 से प्रैक्टिकली पूरी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो अगर एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट खरीदना है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मशीन खरीदनी है, कॉफी वेंडिंग मशीन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फोटोकॉपी मशीन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लैपटॉप असेंबल करने के लिए और लैपटॉप बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें, एमआरआई सीटी स्कैन मशीन आपने देखी होगी चलन, इंडिया में वो थोड़ी सी असेंबल होती है, 90% वो ऑलरेडी असेंबल जापान और चाइना से ही आती है। क्लियर? तो लैपटॉप पे पिछले साल 2023 में मोदी जी ने बैन लगा दिया। चल रहे वो इंडियन कंपनीज को बोल रहे हैं, पहले तो भाई हमारे यहाँ चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, अब होने लग गई है। तो आप लैपटॉप के लिए जो चिप खरीदते हैं वो इंडिया में ही आपको मिल जाएगा, तो उसको अब इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो कैमराज होते हैं, क्लोज सर्किट टीवी कैमराज एंड ऑल दैट चिल्ड्रन, ये खुले हुए आते हैं और यहाँ पे इनको असेंबल किया जाता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि पूरे बन के अगर आएंगे तो जो 2000 का कैमरा आपके घर में लगा हुआ है वो पड़ेगा 5000 रुपए का आपको।
तो लेंस अलग आता है, कैमरे की बॉडी अलग आती है, वायर अलग आती है, और जो पिविटल होता है जिसके ऊपर उसको फिक्स करते हैं वो अलग आता है, इन द नेम ऑफ रॉ मटेरियल, इन द नेम ऑफ रॉ मटेरियल। फिर यहाँ पे बेंगलुरु एंड ऑल किसी फैक्ट्री में उसको असेंबल किया जाता है। समझ में आ गया? मोबाइल फोन्स की जहां तक बात है, काफी तो यहाँ बनते हैं और काफी बाहर से इंपोर्ट भी होते हैं। तो जैसे प्रो और प्रो मैक्स हो गया एप्पल का, ये सब इंपोर्ट होता है अभी भी। 1 अप्रैल 2026 से बनेगा। ठीक है, तो इस पे अभी बैन है। कैसा बैन है? इंपोर्ट कर सकते हैं बट टैक्सेस आर वेरी हाई। बट बाकी जितना रेडमी, वीवो, ओप्पो नजर आता है बच्चों, सबकी यहाँ पे किट आती है। किट मतलब एक डिब्बे में मोबाइल फोन के अलग अलग पार्ट्स। ओके, और हम उसको यहाँ पे बेंगलुरु की फैक्ट्री में असेंबल कर देते हैं। ऐसे ही एलईडी टीवीज में भी चलता है इंडिया में। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्योंकि टैक्स स्पेयर पार्ट्स पे प्रैक्टिकली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज जीरो। हर केस में नहीं बच्चों, मैक्सिमम केसेस में जीरो है। तो फिनिश प्रोडक्ट के नाम पे पता है मंगाएंगे तो पैसे ज्यादा है, स्पेयर पार्ट के नाम पे बताएंगे तो पैसे कम या नेग्लिजिबल ड्यूटी है। समझ गए भाई? नहीं, असेंबल कराने में गवर्नमेंट ये मानती है कि भाई यहाँ पे अगर वो असेंबल हो रहा है तो चलो किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो हमारे ऊपर वो इंसान बोझ तो नहीं है ना। समझ में आ गया? और अगर उस पर भी आप ढेर सारा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो फिर वो इंडिया में बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर उसकी लागत बहुत ज्यादा हो जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया भाई? चलिए, डब्ल्यूटीओ ये क्या काम करता है? जैसे बच्चों की घर में लड़ाई हो गई तो पेरेंट्स इसको सेटल करते हैं। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है बच्चों? यूनाइटेड नेशंस। तो दुनिया भर में बिजनेसेस जो होते हैं कंट्रीज के बीच में, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए, ताकि उनके बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? डब्ल्यूटीओ। तो अगर दुबई इज अ डब्ल्यूटीओ मेंबर बट सोमालिया इज नॉट अ डब्ल्यूटीओ मेंबर, और हम बच्चों सोमालिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं और हमारा पैसा फंस गया, और आप डब्ल्यूटीओ ऑफिस में जाकर कंप्लेन करें कि भाई ये सोमालियन पायरेट्स वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए, डब्ल्यूटीओ कहेगा हमको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप ऐसे लोगों के साथ ट्रेड करिए जो डब्ल्यूटीओ रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है तो वी आर देयर। नहीं समझे बात को? तो इंडिया अगर यूएन का मेंबर नहीं है बच्चों, और हमारे ऊपर किसी कंट्री ने अटैक कर दिया, हमारे ऊपर किसी कंट्री ने अटैक कर दिया, क्या यूएन हमारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो आपके पापा अगर एक्स व्यापार संगठन के मेंबर नहीं हैं और गवर्नमेंट कोई अनड्यू प्रेशर आपके बिजनेस में लगा रही है, क्या ये एक्स व्यापार संगठन आपके पापा के लिए आवाज उठाएगा? नहीं उठाएगा। तो मान लीजिए प्रयागराज सिटी में इट इज प्रयागराज कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन, प्रयागराज ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स डीलर एसोसिएशन, ये सब बने हुए हैं। प्रयागराज फूड एंड होटल डीलर एसोसिएशन, और मेरा भी एक होटल है बट मैं इस एसोसिएशन का मेंबर ही नहीं हूं, और मेरे को गवर्नमेंट अननेसेसरी अनड्यू परेशान कर रही है, तो क्या मेरी हेल्प करने को कोई आगे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। समझ गए बच्चों डब्ल्यूटीओ क्या काम करता है? पक्का? चलिए, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑन इंडियन इकोनॉमी? इसको पढ़ के जाइएगा बच्चों। इंडियन इकोनॉमी में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में इसका एक 5-10 नंबर का आंसर जरूर आता है। WTO will offer greater export opportunities to the Indian economy। सर ये कैसे? WTO को पता रहता है, इनके पास रिकॉर्ड होता है हर देश का कि किस कंट्री में क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा सो कॉल्ड डिमांडेड है, कहां पे सर? इन कंट्रीज लाइक स्पेन, इन कंट्रीज लाइक पोर्चुगल, इन कंट्रीज लाइक इटली, तो ये हमको असिस्ट करेंगे कि चलिए एक एग्जीबिशन रखवाइए जिनेवा में, जहां पे हमारा हेड ऑफिस है, आप अपने आर्टिसंस को वहां भेजिए, वो स्टॉल लगाएंगे और उनको ऑर्डर मिलेगा। बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आ गई? देयर आफ्टर मल्टी फाइबर अरेंजमेंट, ये क्या है सर? हमारा टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट चिल्ड्रन किसी जमाने में रेस्ट्रिक्टेड था एक्सपोर्ट करना, बट जब हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर बन गए तो हमारे ऊपर से अमेरिका की दादागिरी और इन चीजों के एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने नाम सुना होगा ओपेक का, ऑयल सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, नाम सुना है बच्चों? इसके ऊपर काफी हद तक यूएसए की दादागिरी चलती है, और गल्फ में
जितनी भी कंपनीज हैं जो ऑयल एक्सप्लोरेशन में, जमीन के नीचे से, समुद्र के नीचे से, बालू के नीचे से ऑयल निकालने का काम करती हैं, वो ओपेक की मेंबर हैं चिल्ड्रन। यूएस की एक जमाने में दादागिरी इतनी ज्यादा थी, अगर ये बोल दें कि इंडिया को ऑयल मत सप्लाई करो, तो ओपेक की औकात नहीं कि ऑयल सप्लाई कर दे। बट अब क्योंकि हमारे लोग, मोदी जी इतना ज्यादा बात व्यवहार करके रिश्ता बना लिया है कि अब वो जो पहनते हैं ना, वो प्रेशर कुकर का पाइप लगाने वाले शेख, अब उनकी हमसे दोस्ती यारी ज्यादा है, तो वो हमारी बात ज्यादा सुनते हैं और अमेरिका की कम। क्योंकि पहले उनको डर था कि भाई अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है। और इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में। कुछ लोग बोलेंगे सर हाँ, परमाणु मूवी में टेस्ट किया था। तो अगर पूछा जाए न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया में कहाँ हुआ था, सर परमाणु मूवी में हुआ था सर। कुछ लोग बोलेंगे पीवीआर सिनेमास में हुआ था, पोखरन में हुआ था चलन। और अमेरिका अपना तो जहुआ पर टेस्ट कर लिया, चाइना भी कर लिया, रशिया भी कर लिया। अब ये दूसरी कंट्रीज पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट अच्छी बात नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, ज्ञानबाजी कर रहे हैं। तो ये लेके आए न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, क्या बोलते हैं इसको, एनटीबीटी। और हर कंट्री से कह रहे हैं साइन करो, और साइन करो और प्रॉमिस करो कि आप वॉर की सिचुएशन में भी या कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी को डिफेंस पर्पसेस के लिए, बम्बार्डमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह में, कैंसर के इलाज में, इन सब में यूज कर लो। तो इंडिया कह रहा है पागल आगल है क्या हम? तो इंडिया ने आज तक एनटीबीटी को साइन नहीं किया, क्योंकि अगर साइन कर दिया तो हमको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने रोकने पड़ेंगे। सर हम कहां बनाते हैं? हम भी यही बोलते हैं सबको कि हम कहां बनाते हैं। इज दैट अंडरस्टूड चलन? इज दैट अंडरस्टूड? तो अपना तो पापा मम्मी पार्टी वार्टी बढ़िया घूम के एंजॉय कर लिए, डांस वांस कर लिए, मैंगो शेक में खूब पी लिए। हमारी उम्र ही तो ज्ञान दे रहे हैं, बेटा डायबिटीज हो जाता है, बेटा घर जल्दी आ जाया करो, रास्ते में किडनैप हो जाओगे। हम भी तो जिंदगी जी लें अपनी कम से कम। तो अमेरिका वगैरह अपना तो कर लिए न्यूक्लियर टेस्ट। जब लग रहा है दूसरे देशों से खतरा, तो नियम कायदा कानून बना दो। ओके। तो जब इन देशों को पता लगा, रशिया को, कि भाई अमेरिका भी यूक्रेन को सपोर्ट करता, हमें नहीं सपोर्ट करता, गल्फ को पता लग गया कि अमेरिका का काम सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा करवाने का है, और मोदी जी ने दोस्ती यारी बढ़िया सेट कर ली, और हमने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो भाई क्या हमारी भी औकात कुछ कम है? बिल्कुल नहीं। तो आज की तारीख में तो भाई डिफेंस हो या सो कॉल्ड हम बात करें बिजनेस की, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, हम बहुत आगे चल रहे हैं। तो अब ये WTO वगैरह सिर्फ किताबों में है, समझ में आ गया बच्चों? और इसके बाद अमेरिका और यूरोप में हमारा जो सो कॉल्ड टेक्सटाइल का बिजनेस था वो बढ़ गया। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा इन्हें बेचने के लिए, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमको लोग भी चाहिए जो उनको बनाएंगे। तो एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। कोई क्वेरी बच्चों? हैव पीपल रिटन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पीपल रिटन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? फर्स्ट लिखिए सबने, अग्रीड रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर एंड रिडक्शन इन सब्सिडी टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। हमारे एग्रीकल्चर गुड्स डेवलप्ड कंट्रीज में महंगे दामों में बिकने लग गए चिल्ड्रन, और इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट भी काफी बढ़ गया है। अभी मेरी एक फ्रेंड की कंपनी है, आर्या ORG, मैंने उसका जिक्र भी किया था आपके साथ, अगर आपको याद हो तो। अभी कितना, 200 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन कोई ब्लू कैपिटल करके कंपनी है, तो उन्होंने किया इसके अंदर। क्यों सर ऐसा हो रहा है? क्योंकि भाई हमारे यहाँ काफी ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रेवलेंट है, और जो फूड क्वालिटी इंडिया की है चिल्ड्रन, वो काफी दूर दूर तक देशों की है ही नहीं। और हमारे कस्टमर्स कौन है? गल्फ है, पूरा UAE है, मेडिटेरेनियन के उधर पूरा चलता है हमारा। और अमेरिका वगैरह में क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू से ज्यादा था, तो इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। एंड कॉटन की बात करें, शुगर की बात करें, तो वर्ल्ड में टॉप 2-3 रैंक्स में इंडिया आता है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट हैव बीन कॉपी चलन, सेकंड भी कॉपी कर लिया। चलिए चलो जाके सेकंड पॉइंट पीपल हैव कॉपी चलन, स्क्रॉल अप कर दूं। थर्ड पॉइंट भी कॉपी कर लिया। चलिए, तो सो कॉल्ड इसके बाद तो एक रीडिंग मटेरियल, इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं, मैं एक बार रीडिंग कर देता हूं आपके लिए। ग्रेटर स्टेबिलिटी की वजह से इंडिया इज एक्सपेक्टिंग अ मार्क्ड डिक्लाइन एज अ स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय डेवलप्ड नेशंस टू एक्सप्लॉइट द मार्केट ऑफ लेस डेवलप्ड। पता है बच्चों किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात किसकी हो रही है? चाइना की। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अभी अफ्रीका में भी थोड़ा घुस रहा है वो, और उन सारे देशों कह रहा है भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, ताकि हम अगल बगल इंडिया को कायदे से घेर सकें। चल रहा है। तो यहां पे डंपिंग की जा रही है उन देशों में
ताकि वहां पे बल्क सेल हो और वहां से सामान ज्यादा जाए और इंडिया से सामान कम जाए। तो इसीलिए कहता हूं पबजी कम खेलिए और कुछ ऐसा करिए जिसकी वजह से आपके देश का नाम, आपके देश का प्रोडक्शन दूसरे देशों में ज्यादा से ज्यादा हो। हैव पीपल कॉपीड फर्स्ट 3 पॉइंट्स? चलो बी क्विक, बी क्विक। यस Yes, sir. सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। ये सब तो बकवास है, मैक्रो इकोनॉमिक, फिक्रो इकोनॉमिक वगैरह। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का बच्चों, इन एलपीजी पॉलिसीज का अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या होता है सर? क्रिटिकल अप्रेजल करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग। इनके मेरिट्स क्या है और इनके डीमेरिट्स। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। याद है ना सबको? भूल गए? चलिए, तो 2 कॉलम बना लीजिए लेफ्ट राइट करके बच्चों। लेफ्ट में लिखेंगे मेरिट्स और राइट में क्या लिखेंगे? डीमेरिट्स। और हेडिंग लिखिए क्रिटिकल अप्रेजल चिल्ड्रन। व्हाट? क्रिटिकल अप्रेजल। चलिए, तो दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसी के साथ हमारा आईडी का चैप्टर हो जाएगा खत्म चिल्ड्रन। एंड देन वील हॉप ऑन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम और गवर्नमेंट बजट, दोनों में से कोई एक यूनिट।